हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी रोशन पहाड़ी। हम लोग जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर कर रहे हैं, आज हम लोग उसका पार्ट 2 देखेंगे। हम लोगों ने 2 रिएक्शंस ऑलरेडी देखे थे, तो आगे जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल रिएक्शंस, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग उसके रिएक्शंस भी देखने वाले एसिड्स के साथ, लेकिन एसिड जो है ये डाइल्यूट कंडीशन में है। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये रिएक्शन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में, तो दोनों ये रिएक्शन सेम ही है। अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी, मैंने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में आपको बोला था, अगर आप डाउनवर्ड एरो बता रहे हैं तो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? पीपीटी के लिए यूज करते हैं। और अगर अपवर्ड एरो है तो वहाँ पे उसका गैस रिलीज हुआ है। तो एक एग्जांपल ये है, Zn plus H2SO4 will give ZnSO4 plus H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा। इसमें एक नोट है, ये बात आपको याद रखना है, और इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड विद HNO3। अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज कर रहे हैं तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ पे इवॉल्व नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस H2 प्रोड्यूस्ड टू H2O। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करता है, वो इस H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है एंड itself get reduced to either N2O, NO और NO2। या मतलब क्या हो, H2 को जब वो H2O में कन्वर्ट कर देता है तो वो खुद क्या बन जाता है, N2O, NO या फिर NO2। इसको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। एग्जांपल ये है आगे, मेटल प्लस डाइल्यूट HNO3 है तो उसमें क्या देना चाहिए, एक तो मेटल सॉल्ट दे देगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, मेटल सॉल्ट प्लस H2O। यहाँ पे H2 आ रहा है, यहाँ पे H2O आया है एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे उसके ऑक्साइड्स भी आपको मिलता है। अब ये जो केस है HNO3 में, इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हम लोग Mg और Mn इनका यूज कर सकते हैं। हमने क्या बोला था, एक्सेप्शन देखिए क्या है, Mg एंड Mn रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू गिव H2 गैस। हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे थे कि H2 गैस इवॉल्व नहीं होता है HNO3 के साथ, लेकिन Mg और Mn के केस में वो इवॉल्व हो सकता है, उसको इवॉल्व किया जा सकता है। तो ये एक्सेप्शन भी आपको उसमें याद रखना है। एक और है आगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्वा रीजिया। ये एक रेशियो में हम लोग इसको बनाते हैं। सो दिस इज 3:1 रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये 3 पार्ट्स में आएगा एंड 1 पार्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इनकी कॉम्बिनेशन को हम लोग एक्वा रीजिया बनाते हैं कॉम्बिनेशन करके, और लैटिन में इसको रॉयल वाटर बोला जाता है। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसको याद रखना है कि एक्वा रीजिया को लैटिन में रॉयल वाटर बोलते हैं। यूज क्या इसका, दिस कैन बी यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड, ऑरम लिखा है मैंने, एंड प्लैटिनम। तो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग एक्वा रीजिया का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको डिसॉल्व करने के लिए आपको दोनों लगेंगे। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता तो उसमें डिसॉल्व हो जाता, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अकेला होता तो उसमें डिसॉल्व हो जाता। ऐसा नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही लगेगा आपको इसको डिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज हाईली करोसिव, काफी करोसिव। आप देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर, हम तो यहाँ पे डाइल्यूट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी क्या आ गया, दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर है एंड फ्यूमेंट लिक्विड। तो इसके बारे में, एक्वा रीजिया के बारे में या फिर रॉयल वाटर के बारे में, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट्स। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, आप लोगों ने अगर मेरा केमिकल रिएक्शन वाला लेक्चर्स देखा हुआ है, इसके पहले जो हमने किया था, उसमें हम लोगों ने डीकंपोजिशन रिएक्शन किया था, जो थर्ड टाइप है। हम लोग यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। देखिए क्या, मेटल एक कौन सा आपने मेटल लिया, उसकी रिएक्शन आप कर रहे हैं सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, उसको फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया B। अब होगा क्या, डीकंपोजिशन में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ का जो मेटल है वो यहाँ का जो भी आपका सॉल्ट सोल्यूशन है उसमें के मेटल को रिप्लेस कर देता था। तो उसमें से मेटल से मेरा क्या मतलब है, जिसके ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड जब हम लोग लिखते हैं हमेशा पहले पॉजिटिव लिखा जाता है, बाद में नेगेटिव लिखा जाता है। तो मेटल से मेरा वो पॉजिटिव मतलब था। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, मेटल सोल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो मेटल बचा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मेटल मतलब मैंने Fe का एग्जाम्पल ले लिया, और सॉल्ट सोल्यूशन में मैंने क्या कर लिया, CuSO4 का एग्जाम्पल लिया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा था, Fe जो है वो CO को जाकर डिस्प्लेस कर देगा, तो इसलिए मुझे आगे क्या मिलेगा, एक नया सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा विच इज FeSO4, और जो मेटल था मेरा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सीबीएसई में सीबीएसई और एसएससी दोनों में भी एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको उसमें आना चाहिए कि उसमें क्या करना है। एकदम सिंपल है, CuSO4 का आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। तो CuSO4 का जो पाउडर होगा, यानी कि वो ब्लू कलर में होगा, आपको उसको एक क्रूसिबल में, बाउल को क्रूसिबल बोलता है केमिस्ट्री में, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा वाटर लेके उसको मिक्स कर दीजिए, बाद में आयन का नेल लीजिए और उसको उसके अंदर डालिए। अगर आपका सॉल्यूशन प्योर है तो 1 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो सॉल्यूशन आयन नेल जो है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी। तो CuSO4, FeSO4 एंड Cu जो है आपको उसमें मिल जाता है।
तो मैंने आपको एक्टिविटी भी एक्सप्लेन कर दी और रिएक्शन भी इसके अंदर का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या था। आपने जब वो लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहाँ पे एक बात यूज की है और यहाँ पे भी एक्चुअली डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बात बहुत जरूरी है, विच इज टर्म्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या है, जो मोस्ट रिएक्टिव है जो भी एलिमेंट उसको ऊपर प्लेस किया है, डाउन जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, इसीलिए नीचे क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हम लोग प्लेस करते हैं। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में लिस्ट ऑफ मेटल्स, ये सारे के सारे अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो होगा क्या, इन सबके रिएक्टिविटी कमिंग डाउन क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। सो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या है, ऑल ऑफ देम आर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, एक्टिव मेटल्स भी बोला जाता है इनको। सो कमिंग डाउन टू ग्रुप आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और एट द एंड यहाँ पे जब आप अर्जेंटम और ऑरम देखेंगे यानी कि सिल्वर और गोल्ड देखेंगे, सो दैट इज द लिस्ट रिएक्टिव, ये आपको इसमें याद रखना है। अब इसका यूज यहाँ पे कैसे होगा, अब देखिए Fe+Cu है, जो ऊपर के एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है नीचे के स्पेस से। अब यहाँ पे Cu था तो Cu नीचे है, इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब Cu को रिप्लेस कर पाएंगे, तो किसने रिप्लेस किया उसको, Fe ने। तो Cu जो था वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ था आपने और Fe जो था वो उसके ऊपर था, तो Fe ने क्या कर लिया, Cu को इजीली रिप्लेस कर दिया। तो रिएक्टिविटी सीरीज का जो यूज है ये आपको कहाँ करना होता है, यहाँ पे तो हम लोगों ने किया कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट्स, लेकिन इसका यूज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी करते हैं, ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वो ये है कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। अगर आपके पास एक मेटल है और आपके पास एक नॉन मेटल है तो आप इन दोनों की रिएक्शन कैसे करेंगे। सिंपल आंसर है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। हम लोग उसमें क्या कर देंगे, एक तो आयोनिक का ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं और इन दोनों की रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने लिया है NaCl का, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्ट करेंगे। सोडियम लिया मैंने यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो जाता है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज विच विल बी 2,8। अब 2,8 मतलब क्या, दिस हैज अटेन्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी नियरेस्ट नोबल गैस को वो अचीव कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या फिर गेन करने के बाद में। सो दिस इज नाउ इक्वल टू नियॉन, जब वो Na+ कंडीशन में आ जाता है। क्लोरीन इनिशियली वाज 287, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो 287 गॉट कन्वर्टेड टू 288। अब एक्सेप्ट करने के बाद जब ये स्टेबल हो जाता है, इट हैज अटेन्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू नियरेस्ट नोबल गैस व्हिच इज आर्गन। तो इस हिसाब से अभी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो इनिशियल कंडीशन थी इसमें जो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। तो Na के आउटरमोस्ट शेल में देयर वाज सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किए। Cl में देयर वाज 7, तो मैंने 7 क्रॉस यहाँ पे बनाया है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, Na में जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो Cl गेन कर रहा है, ऐसा हम लोग यहाँ पे बता रहे। तो ये जो एक डॉट है ये क्या हो गया, Cl को हमने डोनेट कर दिया। सो व्हाट इज द कंडीशन देन, Na ने डोनेट कर दिया इसलिए क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज, तो हमने यहाँ पे दे दिया पॉजिटिव चार्ज एंड Cl ने एक्सेप्ट किया। तो 7 क्रॉसेस वैसे ही है और एक डॉट मैंने बताया, क्यों, मुझे ये बताना है कि Na से उसने उसको एक्सेप्ट किया है और जब वो एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया नेगेटिव चार्ज। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए क्या होगा, Na और Cl के बीच में मैं एक बॉन्ड फॉर्मेशन करूंगा। अब ये तो एक आयोनिक कंपाउंड हो गया या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो गया, लेकिन इस बॉन्ड को मैं क्या नाम दूंगा, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये तो 1 and 1 था, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया MgCl2। अगर ऐसा कुछ कंपाउंड आता है तो इस केस में क्या हो जाएगा, Mg विल बी इन बिटवीन, इसकी वैलेंसी +2 है, एक Cl राइट में एक Cl लेफ्ट में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस हिसाब से आपका मेटल नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड केस, अब आगे देखिए, इनके रिएक्शंस हो जाने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सो फिजिकल नेचर, आईसी से मेरा मतलब है आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये जो है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, अब कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी एग्जिबिट किया था। तो यहाँ पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से आपका आयोनिक कंपाउंड जो है वो थोड़ा सा हार्ड होगा एंड इट विल डिसॉल्व इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, अब जब हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज हार्ड
तो उसको ब्रेक करने को तो टाइम लगेगा, तो दैट इज व्हाई दे विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से सब्सटेंसेस या फिर जो कंपाउंड्स फॉर्म है दे आर हाई। आगे आते हैं सोल्युबिलिटी पे, दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। अब अगर आप वाटर में उसको मिक्स करेंगे इजीली, फॉर एग्जांपल NaCl है, हमको पता है कॉमन सॉल्टी MaCl है, जनरली वाटर में जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन दे आर इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। केरोसिन, पेट्रोल में ये जल्दी से डिसॉल्व नहीं होंगे। कौन? आयोनिक कंपाउंड्स की बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेसिकली होता क्या है, ये जो NaCl है इसको जस्ट हमने बोला कि दे आर इन सॉलिड स्टेट, जनरली सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग मिक्स करते हैं वाटर में टू फॉर्म मोल्टन स्टेट और इन एक्वियस सॉल्यूशन। उसके बाद में वाटर में क्या हो जाता है, वाटर में जब आप इसको डालते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की एक प्रोसेस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करते वक्त ये जो NaCl का बॉन्ड है, ये जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हैं वो ब्रेक होता है, सो इट इज Na+Cl-। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद में ये इसके अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जाके अट्रैक्ट हो जाता है, एनोड और कैथोड पे। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जो भी आपका आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड वाटर में जब आप मिक्स करते हैं और जब आप उसको हीट करते हैं तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ओवरकम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं ये जो बॉन्ड है ना ये यहाँ से ब्रेक होने लगता है, तो Na और Cl क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। वो सेपरेट हो जाता है तो मिक्स हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, वो हार्ड तो था, वो स्ट्रॉन्ग तो था, ये बात सही है, लेकिन हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करके जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है और हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन फिर वहाँ पे आगे कर सकते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का, जिसको मेटलर्जी बोलते हैं। ये हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट्स है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।